हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। अपन लास्ट वीडियो में कोलाइडल सॉल्व की प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़ रहे थे। तो इन मेथड्स में मैं आप लोगों को दो मेथड बता चुका था। एक तो मैंने आपको बताया था डिस्पर्शन मेथड, एक बताया आपको कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड के दो पार्ट्स बताए थे, केमिकल कंडेंसेशन और दूसरा था फिजिकल कंडेंसेशन। तो केमिकल कंडेंसेशन अपना कंप्लीट हुआ था। फिजिकल कंडेंसेशन में अपन यहां पर एग्जांपल देखते हैं। पहला ये फर्स्ट एग्जांपल था इसका, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। देखिए, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड जो होता है, ये मेथड अपन उस कंडीशन में काम में लेते हैं जब आपका डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डायरेक्टली इनसॉल्युबल होता है। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम में डायरेक्टली इनसॉल्युबल हो, तो इसको अपन एक एग्जांपल से यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे सल्फर या फास्फोरस को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करके डायरेक्ट कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फिर कैसे किया जाता है उसको अपन देखते हैं। देखिए, सल्फर और फास्फोरस, डिस्पर्शन मीडियम हो गया वाटर, कोलाइडल सॉल्व ऑफ सल्फर और फास्फोरस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। अगर आप डायरेक्ट पानी में डिसॉल्व करोगे तो बिल्कुल डिसॉल्व नहीं हो। फिर हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है। सल्फर और फास्फोरस के लिए ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है जिसके अंदर सल्फर और फास्फोरस तो डिसॉल्व हो जाए और वो सॉल्वेंट जो है आपका वाटर के साथ सॉल्युबल हो। ऐसा सॉल्वेंट हो गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर सल्फर और फास्फोरस डिसॉल्व हो जाते हैं और आपका जो अल्कोहल होता है वो खुद पानी के अंदर बड़े आराम से डिसॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले अपन अल्कोहल के अंदर इनको मिक्स करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सल्फर और फास्फोरस इन अल्कोहल। सबसे पहले आप सल्फर और फास्फोरस को अल्कोहल में डिसॉल्व करके उसका ट्रू सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे और ये जो ट्रू सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे वाटर के अंदर। जब आप इस सॉल्यूशन को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, क्योंकि आपका अल्कोहल आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन पानी में डिसॉल्व होगा। लेकिन जब ये सॉल्यूशन पानी में डिसॉल्व होता है तो सल्फर या फास्फोरस के जो स्मॉल साइज के जो पार्टिकल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वाले जो पार्टिकल होते हैं, यानी जो साइज जो है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, वो पार्टिकल आपस में ग्रुपिंग करते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, वैन डर वाल अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ेंगे और जुड़ करके बड़े साइज के कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो मेथड होता है इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। सॉल्वेंट एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं? एक सॉल्वेंट से मटेरियल निकल करके दूसरे सॉल्वेंट में कोलाइडल स्टेट में आता है। पहला सॉल्वेंट था आपका अल्कोहल और अल्कोहल से दूसरा सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर। तो एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में जब आपके आने पर कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर होता है तो इस मेथड को नाम दिया जाता है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। अब इसके बाद सेकंड इसका एग्जांपल आता है यहां पर, सेकंड इसका है बाय एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग मतलब अपन बहुत ज्यादा ठंडा कर दें सॉल्यूशन को। अगर ठंडा कर दिया जाए तो ठंडा करके अपन कोलाइडल सॉल्व को प्रिपेयर करें। जैसे एक एग्जांपल है, वाटर प्लस ईथर या वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म। तो इसमें अपने को सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो मिक्सचर बनाया जाता है, इस मिक्सचर को अपन जो है बहुत ठंडा करते हैं। जब ये मिक्सचर ठंडा होता है तो मिक्सचर के ठंडा होने पर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका एग्रीगेशन होता है और इनके एग्रीगेशन से आपको आइस जो बनता है वो कोलाइडल स्टेट में मिलता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के जुड़ने पर जो है जो आइस बनेगा
वो आइस पार्टिकल जो आएंगे वो कोलाइडल स्टेट के अंदर आएंगे। तो जब अपन किसी ये मिक्सचर जो आपके दोनों इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं, जैसे ये मिक्सचर है ईथर और वाटर डायरेक्टली इनसॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म और वाटर आपका डायरेक्टली इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को मिला करके जब अपन मिक्सचर को ठंडा करते हैं तो मिक्सचर को ठंडा करने पर उनमें से एक कंपोनेंट जो होता है वो कोलाइडल स्टेट में चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर अपन ने वाटर वाला एग्जांपल लिया है, वाटर ईथर, वाटर क्लोरोफॉर्म, तो वाटर जो होगा वो आपका कोलाइडल स्टेट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं ना उनके अंदर मेनली दो तरह की इंप्योरिटीज होती है। एक तो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज और एक होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटी होती है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटी जो है वो कोलाइडल सॉल्ट की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। कोलाइडल सॉल्ट को स्टेबल बनाने में इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटी को 100% रिमूव करने की सोचें तो उस कंडीशन में आपका जो सॉल्ट होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो प्यूरिफिकेशन से मतलब क्या है? यहाँ पर प्यूरिफिकेशन का मीनिंग होता है यहाँ पर कोलाइडल सॉल्ट में से इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटीज को सुटेबल अमाउंट में हटाना। कोलाइडल सॉल्ट में से इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटीज को सुटेबल अमाउंट में हटाना, ये जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। सुटेबल अमाउंट वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? उसका मतलब ये है कि अगर अपन 100% इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटी को हटा देंगे तो उस कंडीशन में तो आपका सॉलिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोलाइडल स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसमें इतना इलेक्ट्रोलाइट बचना चाहिए कि वो आपके सॉल्ट को स्टेबलाइज कर सके। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज इन सुटेबल अमाउंट from colloidal solution is known as purification of colloidal solution। अब colloidal solution के purification में मेथड क्या आता है? देखिए इसका मेथड है, फर्स्ट मेथड आता है आपका डायलिसिस। देखिए डायलिसिस में क्या होता है एक्चुअल में, एक अपन बैग बनाते हैं सेलोफन मेम्ब्रेन का या पार्चमेंट का। सेलोफन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट से बना हुआ बैग होता है और इस बैग को अपन रनिंग वाटर के अंदर रखते हैं। रनिंग वाटर होगा, रनिंग वाटर का मतलब एक साइड से इसमें से पानी एंटर करेगा और दूसरी साइड से वाटर जो होगा इसमें से बाहर निकलता चलेगा। ये जो बैग होता है, इस बैग के अंदर होता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। बैग में होगा कोलाइडल सॉल्यूशन और यहां पर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर। अब इसमें होता क्या है, इसमें इंप्योरिटीज जो होती हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक दोनों तरह की इंप्योरिटीज का डिफ्यूजन होता है। आपका जो सेलोफन मेम्ब्रेन होगा या फिर यहां पर पार्चमेंट, इन दोनों में से किसी भी एक से बना हुआ बैग अपन यहां पर लेते हैं और ये जो सेलोफन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट होता है इनकी सरफेस के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं। तो जब इसमें कोलाइडल सॉल्ट को भर करके रनिंग वाटर में इसको लटकाया जाएगा तो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस में जो आपकी इंप्योरिटीज होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज, उनके पार्टिकल का साइज होता है छोटा। तो वो छोटे साइज के जो पार्टिकल होते हैं वो इसमें पोर में से होकर के बाहर निकलने लग जाएंगे। स्मॉल साइज के पार्टिकल जो होंगे
वो पोर्स में से धीरे धीरे डिफ्यूज आउट होते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे और अंदर के सॉल्ट के अंदर आपकी जो इंप्योरिटीज होंगी वो कम होती रहेंगी। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल होता है वो कोलाइडल पार्टिकल साइज में बड़ा होता है, तो बड़े साइज के कोलाइडल पार्टिकल वो डिफ्यूज आउट नहीं होंगे, लेकिन जो इंप्योरिटीज होंगी क्योंकि उनका साइज छोटा होता है तो छोटे साइज की इंप्योरिटी के पार्टिकल धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं। तो अपन एक डेफिनेट टाइम तक इस प्रोसेस को करवाते हैं, उससे क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटी होगी वो 100% बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटी 100% बाहर निकल गई तो उस कंडीशन में आपके सॉल्ट की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, सॉल्ट आपका जो होगा वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की इंप्योरिटी का 100% जो है प्यूरिफिकेशन नहीं करते। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि अपन ने यहाँ पर वाटर को रनिंग लिया है, अपन यहाँ स्टेबल भी ले सकते थे। देखिए एक्चुअल में ये प्रोसेस काफी स्लो होता है और इस प्रोसेस की जो स्पीड होती है अंदर और बाहर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अब अगर इसमें इंप्योरिटी बाहर कलेक्ट होने लग जाएगी तो बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अंदर कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस में कमी आती चली जाएगी और कंसंट्रेशन के डिफरेंस में कमी आने के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो कम होता चला जाएगा। तो डिफ्यूजन की स्पीड मेंटेन रखने के लिए अपन वाटर को यहाँ पर सर्कुलेटेड वाटर या रनिंग वाटर की फॉर्म में लेते हैं। इंप्योरिटी वाला वाटर जो इधर से निकलता रहेगा, फ्रेश वाटर को अपन वहां से डालते रहेंगे, तो इस तरह से कंसंट्रेशन का डिफरेंस मेंटेन रहता है और स्पीड जो होती है वो भी मेंटेन रहती है। ये आपका जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं डायलिसिस प्रोसेस। तो डायलिसिस प्रोसेस में क्या किया जाता है, डायलिसिस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इंप्योरिटीज का डिफ्यूजन करवाया जाता है और डिफ्यूजन के लिए अपन ने सेलोफेन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट से बने हुए बैग के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा और इस बैग को अपन जो है रनिंग वाटर में या सर्कुलेटेड वाटर में लटका देते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस में इंप्योरिटीज तो डिफ्यूज आउट होती रहेंगी, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, वो आपके मेम्ब्रेन के पोर्स में से होकर के आपके पास नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अंदर आपका कोलाइडल सॉल्ट में से इंप्योरिटी बाहर आती रहती है, कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्योरिटी का परसेंटेज होता है वो बढ़ने लग जाता है। डायलिसिस का जो प्रोसेस अभी अपन ने पढ़ा, इसको अपन मेडिकल लाइन में काम में लेते हैं। मेडिकल लाइन में जैसे किसी पर्सन की जो किडनी जो है वो सही तरह से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, किडनी का काम होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। तो अगर पर्सन की किडनी जो है प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में आपको आदमी को उसको जिंदा बनाए रखने के लिए वहां पर अपन जो है आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन कराते हैं और ब्लड का जो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन किया जाता है वो डायलिसिस प्रोसेस से किया जाता है। ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है आर्टिफिशियली वो डायलिसिस प्रोसेस से किया जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है वो खुद एक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें एक दूसरा मेथड आता है यहाँ पर डायलिसिस के बाद में, सेकंड है सी का इलेक्ट्रो डायलिसिस। देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस जो प्रोसेस होता है ये आपका डायलिसिस प्रोसेस को ही मॉडिफाई किया जाता है। इसके डायलिसिस प्रोसेस के अंदर अपन नॉर्मली पार्चमेंट बैग के अंदर, सेलोफेन बैग के अंदर कोलाइडल सॉल्ट को रख करके उसको रनिंग वाटर में लटका देते हैं और डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता रहता है। यहां इसमें एक छोटा सा चेंज किया जाता है। वही बैग रहेगा, वही यहां पर सर्कुलेटेड वाटर, एक साइड से पानी एंट्री करेगा, दूसरी साइड से पानी बाहर जाएगा। सेलोफेन बैग और पार्चमेंट बैग, और यहां पर इसमें एक एक्स्ट्रा होता है इलेक्ट्रोड्स। एक को एनोड बनाया जाता है,
और एक को बना दिया जाता है कैथोड। और यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस में एक्चुअली होता क्या है, आपका जो सिंपल डायलिसिस होता है, सिंपल डायलिसिस में रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्लो होता है। जब रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्लो होगा तो डायलिसिस का जो टाइम होगा वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज होती हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज तेजी से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्यूज होने लग जाएंगी। अब जैसे आपका ये यहाँ पर कैथोड है, तो कैटाइनिक इम्प्योरिटीज जो होंगी वो आपकी कैथोड की तरफ तेजी से रिमूव होंगी। इसी तरह एनाइनिक इम्प्योरिटीज जो होंगी वो तेजी से आपके एनोड की तरफ जो है डिफ्यूज होंगी। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर जो डायलिसिस का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस की एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, लेकिन जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज होती है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज जो है, अगर उनको रिमूव करना है तो अपन सिंपल डायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज को डिफ्यूज करना है तो वहां पर इलेक्ट्रोडायलिसिस जो होगा वो बेस्ट है। अब डायलिसिस की स्पीड को अपन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये तो अपना सिंपल बात हो गई, डायलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया। अगर अपन चाहें कि डायलिसिस की स्पीड ज्यादा हो तो उसके लिए अपने को कुछ कंडीशंस को ध्यान रखना होता है। एक तो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनका डिफ्यूजन जो होता है वो थोड़ा स्पीडली होने लगता है। मतलब लो टेम्परेचर पर डिफ्यूजन कम होगा, हाई टेम्परेचर पर उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें आपका जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन का अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो एक तो अपन यहाँ पर टेम्परेचर से भी यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और एक अपन इसमें जो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया उससे भी अपन यहाँ पर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका जो होता है इसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। अब इसके बाद में इसका थर्ड मेथड आता है इसका अल्ट्रा फिल्टरेशन। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है इसमें अपन कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं। आप लोगों ने इसमें जब पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, वहां अपन ने फिल्ट्रेशन का डिफरेंस बताया था कि जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को न तो आपका सिंपल फिल्टर पेपर रोक सकता है, ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर रोक सकता है। लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स सिंपल फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपका कोलाइडल पार्टिकल को रोक देता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को रोक देता है, यानी अपन कोलाइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में आपको करना क्या है, इस प्रोसेस में अपन कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करते हैं। ये फनल हो गया, इसके ऊपर अपन लगाएंगे यहां पर अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर, और यहां पर हो गया आपका कंटेनर हो गया, बीकर रख दिया अपन ने। अब आप इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। यहां से आपने डाला कोलाइडल सॉल्यूशन, तो जब आप इसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन को ऊपर से डालेंगे तो जो डिस्पर्शन मीडियम होगा, डिस्पर्शन मीडियम,
डिस्पर्शन मीडियम तो आपका फिल्टर होकर के नीचे आने लग जाएगा, एज ए फिल्ट्रेट जो होगा वो डिस्पर्शन मीडियम आएगा, और साथ साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इम्प्योरिटीज भी फिल्टर होकर के डिस्पर्शन मीडियम के साथ साथ नीचे आ जाएंगे। फाइनली आपको ऊपर मिलेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स। ऊपर का जो सॉल्व बचेगा, ऊपर जो आपको बचा हुआ मटेरियल होगा वो मटेरियल होगा आपका कोलाइडल पार्टिकल्स, और वो कोलाइडल पार्टिकल आपको एज ए सस्पेंशन यहाँ पर मिलेंगे। अब क्या करना है अपने को, इन पार्टिकल्स को लेकर के इन पार्टिकल्स को अपन प्योर डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे, फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे। यहाँ पर जो पार्टिकल बचेंगे कोलाइडल पार्टिकल्स, उन कोलाइडल पार्टिकल्स को अपन प्योर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डाल देते हैं, और जब प्योर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डालेंगे तो हमें जो है दोबारा से फ्रेश कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ये जो मेथड होता है ये केवल आपका लायोफिलिक कोलाइड पर अप्लाई किया जा सकता है, लायोफोबिक कोलाइड पर अप्लाई नहीं हो सकता। अपन इसके रीजन पढ़ चुके हैं। लायोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो आपके रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, और जो लायोफोबिक कोलाइड होते हैं वो आपके इररिवर्सिबल नेचर के होते हैं। यानी एक बार अगर कोलाइडल पार्टिकल जो है अलग हो गए लायोफोबिक में, लायोफोबिक के पार्टिकल अगर एक बार अलग हो गए तो उनको दोबारा कोलाइडल स्टेट में लाना पॉसिबल नहीं। लेकिन लायोफिलिक के पार्टिकल्स हैं, एक बार अलग भी हो जाएंगे तो भी आप उसको दोबारा डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे तो दोबारा से कोलाइडल स्टेट अपन गेन कर सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम एक आती है कि जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उस नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर्स का साइज बड़ा होता है, तो बड़े साइज का पोर होने के कारण से उसमें आपकी इंप्योरिटी तो निकलेंगी ही निकलेंगी, कोलाइडल पार्टिकल भी निकल जाता है। तो इस फिल्टर पेपर को बनाने के लिए अपन लेते हैं सिंपल फिल्टर पेपर, और सिंपल फिल्टर पेपर को अपन डालते हैं जिलेटिन और कोलोडियन। या तो जिलेटिन में डाला जाता है या फिर उसको अपन डालते हैं कोलोडियन में। अब ये कोलोडियन होता क्या है, कोलोडियन में आपका 4% नाइट्रोसेलुलोज होता है इन मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कोहल। नाइट्रोसेलुलोज नाम का कंपाउंड होता है, और ये नाइट्रोसेलुलोज कंपाउंड को ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। अब या तो अपन जिलेटिन लेंगे या फिर कोलोडियन लेंगे। जिलेटिन या कोलोडियन में अपन ने डाला सिंपल फिल्टर पेपर। जब अपन सिंपल फिल्टर पेपर को इसके अंदर डालते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं सेलुलोज पार्टिकल, ये फिल्टर पेपर के पोर्स पर जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं, पोर्स पर जाकर के जम जाते हैं। अब जब फिल्टर पेपर के पोर्स पर पार्टिकल जम जाएंगे तो फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अब जब पोर्स का साइज छोटा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपका कोलाइडल पार्टिकल उसको क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन अभी अपन इस फिल्टर पेपर को डायरेक्टली काम में नहीं लेते, अपन इस फिल्टर पेपर को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको अपन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में डालते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो होता है वो आपके फिल्टर पेपर जो होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। सिंपली कोई कागज है, उस पेपर को या कागज को आपने जो लिक्विड में डाला तो कागज क्या होगा, गल जाता है, खराब हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए अपन इसको डालते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में। फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो होता है उस फिल्टर पेपर को हार्ड बना देता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और इस तरह का जो फिल्टर पेपर होता है उसको अपन काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से अपन जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड काम में लेकर के कोलाइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करते हैं। क्या क्या किया, सिंपल कोलाइडल सॉल्यूशन, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर करेंगे। आपका जो इम्प्योरिटीज और डिस्पर्शन मीडियम आपका फिल्टर होकर के नीचे आ जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके ऊपर रहेंगे। अब इन कोलाइडल पार्टिकल्स को फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम में या प्योर डिस्पर्शन मीडियम में डाला जाता है, और डालने पर आपको जो है वहां पर दोबारा कोलाइडल सॉल्व मिले। इसमें कंडीशन होती है यहाँ पर कि अपन केवल लायोफिलिक के लिए अपन ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, फोबिक पर ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। कारण फोबिक के पार्टिकल अगर एक बार अलग हो गए
तो उनको दोबारा से कोलाइडल स्टेट में लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये लायोफिलिक और लायोफोबिक में अपन इस बात को पढ़ चुके हैं। तो लायोफोबिक के पार्टिकल दोबारा जो है कोलाइडल स्टेट में नहीं आ सकते, तो ये मेथड जो है आपका केवल लायोफिलिक के लिए सुटेबल मेथड होता है। अब दूसरी बात, ये जो हमने अल्ट्रा फिल्टर पेपर काम में लिया है, इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए अपन दो में से कोई एक चीज, या तो जिलेटिन लेते हैं या फिर कोलोडियन लेते हैं। कोलोडियन जो होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज का अल्कोहल और ईथर में मिक्सचर होता है। अब सिंपल फिल्टर पेपर को उसमें मिक्सचर में डाला जाएगा। मिक्सचर में डालने पर पोर्स पर जो है पार्टिकल जाकर के कलेक्ट होंगे, और पार्टिकल कलेक्ट होने से पोर का साइज छोटा हो जाता है। अब इस फिल्टर पेपर को आप निकाल करके फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल देते हैं, और ये फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है, और इस फिल्टर पेपर को लेकर के अपन सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं।